हेलो स्टूडेंट्स, तो एनटीएससी के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो लास्ट टाइम देखा था 14 एमसीक्यूज, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 14 एमसीक्यूज आपको देखे थे, है ना। तो यहाँ पर जो 14 एमसीक्यूज थे उसके बाद 15 नंबर का एमसीक्यू हम लोग करने जा रहे हैं। अब देखिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर यह है कि द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, मतलब L1 जो L थी ना, अब उसकी लेंथ को डबल किया जा सकता है, डबल किया जा रहा है L1, है ना। बट इट्स क्रॉस सेक्शन इज रिमेन्स द सेम। तो इसका क्रॉस सेक्शन पहले भी ये था, अब भी यही रहेगा, क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम। देन द रेजिस्टेंस विल कम, बहुत सिंपल है बेटा। देखिए R1 इज इक्वल टू रो इंटू L1 बाय A1। तो ये R1 हमारे पास कितना आ जाएगा, रो L बाय A, ठीक है ना। अब यहाँ पर R2 कितना है, तो ये वाला आपके पास है रो L2 बाय A2। तो ये वाला R2 इज इक्वल टू रो इंटू 2L बाय वी कैन से A। तो R2 इज इक्वल टू 2 रो A अपॉन L। तो ये वाला R2 आपके पास कितना हो गया, 2 टाइम्स R1, है ना। तो ये वाला आपके पास ये वाला R1 जो है ना रो L बाय A, ये वाला आपके पास रो L बाय A यही आ रहा है। तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा डबल, 2 टाइम्स, मतलब क्वेश्चन ये वाला 2 है। क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखिए। The line of force due to Earth's horizontal magnetic field R. अब line of force due to Earth's horizontal magnetic field R, तो parallel and straight concentric circles, elliptical और curved lines, है ना। तो अगर हम लोग जो है line of force due to Earth's horizontal magnetic field, तो अब अगर horizontal का क्या मतलब हुआ बेटा, मैं आपको समझा दूं, है ना। ये वाला इट इज पैरेलल टू द सरफेस, तो ये वाला पैरेलल टू द सरफेस। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और यहाँ पर जो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ पोल है। तो अगर ये वाला ऐसे हुआ, है ना, तो ये वाली आपके पास अगर आप देखोगे ना, तो दे आर इलिप्टिकल लाइंस। ये वाली अगर आप देखोगे तो दे आर इलिप्टिकल लाइंस, है ना। तो क्योंकि अगर आप यहाँ पर रहते हो ना, तो आपके लिए हॉरिजॉन्टल ये हो गया। अगर आप यहाँ पर रहते हो तो आपके लिए हॉरिजॉन्टल ये हो गया और ये वाला वर्टिकल हो गया। आप यहाँ पर रहते हो तो ये वाला आपके पास हॉरिजॉन्टल और ये वाला आपके पास वर्टिकल, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है increase in number of turns in the coil of the solenoid, है ना। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे ना, तो विल हैव इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नहीं इफेक्ट गिरेगी। विल ऐड टू द यस will add to the strength of the magnetic field, will decrease the strength of magnetic, will change the direction of the magnetic field। तो ऑप्शन 2 जो है ना, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे ना बेटा, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर जो है 18 को देखिए। दिख रहा है ना बेटा आपको? ओहो नहीं दिख रहा, चले अच्छा हुआ। तो मैं अभी जो है वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कराऊँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज लोअर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? तो रूम टेम्परेचर पे सबसे कम जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, तो जो सबसे ज्यादा कंडक्टिंग इन नेचर होगा, एल्यूमिनियम, आयरन, निक्रोम और डायमंड। तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम जो है इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। कोई बोलेगा क्यों? तो अब अभी जो है हमारे जो ट्रांसमिशन वायर है ना इलेक्ट्रिक पावर के, वो सारे के सारे एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, है ना। तो ये वाला आपके पास हो गया 18। फिर आपके पास 19 दिख रहा है ना बेटा आपको,
तो ये वाला आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये वाला 19 आ गया। अब 19 में देखिए, an electric current through of a horizontal metal wire flows in east to west direction. Electric current through a horizontal metal wire flows in east to west direction. अच्छा, the direction of the magnetic field point directly above it is from, देखिए, electric current through the horizontal metal wire, ये horizontal metal wire है, यहाँ पर जो है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये वाला ईस्ट है, ये वाला आपके पास वेस्ट है ना, तो ये वाला आपके पास ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली अबाउट इट्स फॉर्म। तो अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो हमारे पास जो है ना, वी विल हैव राइट हैंड थंब रूल। तो यू पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर will give you the direction of this। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो an electric current through a horizontal metal wire flows through east to west direction। The direction of the magnetic field point directly above from its east to west। अब ये वाला नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ से, सॉरी ये साउथ से किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ। ऐसे जाएगा ना बेटा, ये ऐसे जाएगा ना, तो ये वाला ऐसे जाएगा, मतलब इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आप 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ कोर wrapped अराउंड विथ कॉइल ऑफ कॉपर वायर। तो देखिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा होगा कहाँ पर, जो इलेक्ट्रिक क्रेन्स होती है ना बेटा, बड़ी बड़ी क्रेन जो आपको सी पोर्ट पे दिखाई देती है, वो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक क्रेन। तो ये वाली आपके पास जो है an electromagnetic consists of a core of wrapped around the coil of copper wire, soft iron insulated, aluminium insulated, soft iron uncovered, magnet uncovered। तो electromagnet consists of a core of wrapped around with a coil of copper wire। तो यहाँ पर आपके पास मतलब ये वाला आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना हुआ है, तो ये वाला इसके अंदर एक सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड के अंदर यहाँ पर सॉफ्ट आयन की कोर होती है। क्या होती है बेटा, सॉफ्ट आयन की आपके पास कोर होती है। तो सॉफ्ट आयन की जो कोर होती है, तो ये वाला आपके पास ऐसे होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सॉफ्ट आयन की जो है ये कोर आपके पास हो जाएगा। फिर 21 क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास आ जाएगा 21, है ना। तो 21 इन द फॉलोइंग फिगर 4 set of observations are taken, identify the correct observation। अब देखिए पहले तो मैं ये वाला देख लूं, क्वेश्चन नंबर 21 है ना बेटा, इन द फॉलोइंग फिगर 4 set of observations are taken। तो देखिए पहले तो आप यहाँ पर देखिए, ये वाला आपके पास एक की है, यहाँ पर जो है आपके पास एक बी है, ये वाला आपके पास कितना है, यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर जो है आपके पास ए और बी, यहाँ पर आपके पास ऐसे। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज आउटवर्ड। अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ देखिए अंदर जाएगी ना, तो उसको ये वाली साइन, मतलब ये अंदर जाएगी, है ना, और बाहर आएगी मतलब ये वाली। तो यहां से तो अंदर जाएगी लेकिन यहां से बाहर आएगी। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इनवर्स। अच्छा, पॉइंट ए और बी, ये वाला ए और ये वाला बी। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इनवर्स एंड बी इज आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज आउटवर्ड एंड बी इज इनवर्ड, ये वाला करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इनवर्ड एंड बी इज आउटवर्ड। क्या बेवकूफ जैसा क्वेश्चन बनाया है, जिसने भी एक क्वेश्चन बनाया ना उसको फिजिक्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। देखिए कहां से, देखिए ये वाला अगर आप देखोगे तो इफ यू पुट आवर फिंगर इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको यहाँ पर अंदर की तरफ जाएगी और ये बाहर की तरफ निकलेगी, मतलब ये वाला भी हो सकता है। तो पॉइंट ए,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अंदर की तरफ जाएगी और ये बाहर की तरफ आएगी, मतलब बीच में से तो अंदर की तरफ और लेकिन बाहर से ऐसे की तरफ निकलेगी। मैग्नेटिक फील्ड इन ए, मैग्नेटिक फील्ड बोथ द पॉइंट्स इज इनवर्स, तो फिर उनको पॉइंट ए और बी यहां पर देना पड़ेगा। चलिए, ये वाला पॉइंट ए अगर हम लोग गिनती है और ये वाला पॉइंट भी गिनते हैं, यहां पर नहीं, पॉइंट ए इज हियर, तो दोनों पॉइंट ए में से भी आप देखोगे तो ये बाहर की तरफ आ रही है और यहां पर भी बाहर की तरफ आ रही है। तो अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट बोथ द पॉइंट्स इज इनवर्ट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट बोथ द पॉइंट्स इज आउटवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का 4 है। देखिए, अगर पॉइंट ए यहां पर और पॉइंट बी यहां पर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर जाएगी, यहां से बाहर निकलेगी, यहां से अंदर जाएगी, यहां से आपके पास बाहर निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 22 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी। देखिए, तो यहां पर magnitude of the force experienced by the current carrying conductor when the place in the magnetic field will be। अच्छा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन क्या है, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन नंबर 22 को, कि the magnitude of the force experienced by the current carrying conductor when placed in a magnetic field, maximum if the direction of the current and the magnetic field are perpendicular to each other, minimum if the direction of the current and magnitude of the field are perpendicular to each other, maximum if the direction of the current and magnitude of the field are opposite to each other, and maximum if its direction of current and magnetic field are the same। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर जो है you are having क्वेश्चन नंबर 22 में the magnitude of the force experienced by a current carrying conductor। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है बेटा, तो उसका मतलब अंदर की तरफ होता है। तो ये वाला क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला अंदर की तरफ आपके पास जा रहा है, तो ये वाला आपके पास अंदर की तरफ जा रहा है। मैक्सिमम इफ द डायरेक्शन ऑफ the magnitude of the force experienced by the current carrying conductor when the place magnetic field inside will be। तो यहाँ पर एक आप पढ़ोगे नेक्स्ट, उसमें F is equal to I into L bar cross P bar, ये वाला एक फॉर्मूला है। ये अभी आपको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी नहीं होगी क्योंकि ये वाला 12th में आपको फॉर्मूला आएगा, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू करंट इनटू L bar cross P bar। अब ये IL बार इज इन दिस डायरेक्शन एंड B बार इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये वाला जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना, ये वाली जो डायरेक्शन है, लेट अस से ये वाली डायरेक्शन आपके पास ये है, ये वाली डायरेक्शन आपके पास ये है, एंड दिस डायरेक्शन इज दिस। तो ये वाला राइट हैंड थंब रूल लगेगा कि आप करंट की डायरेक्शन को कौन सी डायरेक्शन में ले लो, ये वाले फिंगर की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज गोइंग इनसाइड and the direction of the thumb will give you direction of the force। तो यहाँ पर आपके पास ये मैग्नेटिक फोर्स आपको ये डायरेक्शन में लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑप्शन 1 उसी में आपको दे रहा है कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाकी के ऑप्शन जो है हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 23 है ना बेटा, उसको आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 सेज एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू मैकेनिकल एनर्जी that converts electrical energy into mechanical energy। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 23 में, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना, उसमें ये नॉर्थ और साउथ, ये वाला आपके पास ऐसा होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो
ये वाला आपके पास वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डिस्क्राइब बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड मैकेनिकल एनर्जी। तो ये वाला फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे भी काम करता है। याद है आपको, यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा देते कि यहाँ पर जो है अगर आपके पास करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये डायरेक्शन में है ना, यहाँ पर करंट ये डायरेक्शन में, तो आपको फोर्स आपकी तरफ लगेगा, मतलब ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में हमको क्या मिलता है, रोटेशन मिलता है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपके करेक्ट है। तो यहाँ पर बोथ 1 and 2, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सप्लाई, बहुत सिंपल है, 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। कहाँ पर है, 230 नहीं, 220, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ऑप्शन जो है ना ए वो करेक्ट है, ऑप्शन 1। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं, 230 वोल्ट मिलता है, 50 हर्ट्ज मिलता है और आपके पास घर में 2 लाइन आती है, एक तो बड़ी वाली लाइन जिसमें बड़े प्लग होते हैं और एक छोटी वाली लाइन जिसमें छोटे प्लग होते हैं। तो वो छोटे प्लग जो है 5 एम्पीयर की होती है और बड़े वाले प्लग जो है ना वो 15 एम्पीयर की होती है। तो ये 2 लाइन से हमको करंट मिलते हैं, है ना। फिर फायर रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, ये थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा। Fire resistors of the same value X are joined in an electric circuit as shown in figure. The equivalent resistance between P and Q. अच्छा, तो is 3 ohm, the value of X. Okay, चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले तो आपका क्वेश्चन ही बना लेते हैं। ये वाला यहाँ पर उल्लू बनाने की कोशिश है और दूसरा कुछ नहीं है बेटा। अब देखिए, ये तीनों रेजिस्टर्स है ना, ये सारे के सारे X आपको कहा है। देखिए यहाँ पर 5 resistors of the same value X are joined in electric circuit as shown in the figure. The equivalent resistance between P and Q is 3 ohm. The value of X is. तो यहाँ देखिए, ये सारे के सारे, ये तीन एक पॉइंट पे इकट्ठा हो गए। ये सारे के सारे एक पॉइंट पे इकट्ठा हो गए। मतलब क्या होगा, मतलब कि ये तीनों जो है पैरेलल में है। चलिए, ये तीनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग X डैश मानते हैं। आपको सारा के सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये एमसीक्यू टेस्ट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आप मेंटल ही करोगे। तो अगर ये तीनों तीन का इक्विवेलेंट x डैश, तो 1/x डैश इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x। तो ये 1/x डैश इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3/x। सो x डैश इज इक्वल टू x/3। मतलब ये तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, x/3। अब ये x/3 को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ये वाला x/3 हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ये तीनों की जगह पे हम लोगों ने x/3 को यहाँ पर रख दिया। इसके साथ में मैंने कनेक्ट कर दिया x, है ना, और इसके साथ में पैरेलल में है x। तो अब ये दोनों का अगर सपोज x डबल डैश हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये दोनों का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x डबल डैश हुआ, तो ये वाला कितना हो जाएगा, x डबल डैश इज इक्वल टू x/3 प्लस x। सो x डबल डैश इज इक्वल टू 3। यहाँ पर x प्लस हम लोग 3x की बात करेंगे, तो x डबल डैश इज इक्वल टू 4x/3, है ना। तो ये वाला 4x/3 हो गया। कैसे, ये तीनों का इक्विवेलेंट हम लोगों ने x/3 यहाँ पर रख दिया। अब आगे देखिए, अगर अब आगे देखोगे बेटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा,
ये दोनों का एडिशन हमारे पास x डबल डैश हो गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये वाला आपके पास x डबल डैश और यहाँ पर हमारे पास x, तो यहाँ पर हमारे पास सपोज x ट्रिपल डैश, तो ये वाला हो जाएगा x डबल डैश x अपॉन x डबल डैश प्लस x। क्या हो गया, बहुत सिंपल है ना, वो वाला रूल यूज करोगे ना, 1 अपॉन x डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन x ट्रिपल डैश सॉरी, है ना, ये दोनों का इक्विवेलेंट। तो 1 अपॉन x डबल डैश प्लस 1 अपॉन x, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, x डबल डैश ट्रिपल डैश इज इक्वल टू x डबल डैश और ये वाला x प्लस x डबल डैश, उल्टा कर दो ये वाला ये, है ना। तो ये वाला आपके पास आ गया, बट इसका वैल्यू आपको ओ हो नहीं दिख रहा। चलिए मैं वापस आपको समझा दूँ, देखिए ये तीनों तीन तो पैरेलल में है, तो ये वाला आपके पास x डबल डैश इज इक्वल टू x बाय 3, तो ये वाला x बाय 3 और x सीरीज में है, तो ये वाला इतना हो गया। अब आपके पास हो गया x डबल डैश x, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास 3। अब ये दोनों कैसे लिख दिए, तो सपोज ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास x ट्रिपल डैश हो, तो x ट्रिपल डैश इज इक्वल टू x डबल डैश प्लस x, तो 1 अपॉन x ट्रिपल डैश इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, और फिर उल्टा कर दिया तो आपके पास ऐसे आ गया। अब 3 इज इक्वल टू, अगर हम लोग x डबल डैश का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये इक्विवेलेंट, देखिए ये तीनों तीन का ये पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस आपको 3 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4x बाय 3 इंटू x डिवाइडेड बाय 4x बाय 3 प्लस वी कैन से x। तो अगर यहाँ पर 3, तो ये वाला कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर बाय 3 और ये वाला आ जाएगा 4x प्लस 3x बाय 3, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 3 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 4x स्क्वायर बाय 7x, है ना। तो अब जो है अगर हम लोग इसको बात करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 4x बाय 7, तो ये 7 3 are 21 by 4 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x। सो ये वाला ऑप्शन नंबर जो 3 है ना वो आपके पास करेक्ट है। कैसे कर दिया वापस देखिए, ये तीनों पैरेलल ढूंढ लिया, अब ये वाला ये तीनों x डैश बनेंगे, तो x डैश यहाँ पर आ जाएगा, उसके साथ में सीरीज ढूंढ लिया, x डबल डैश हो गया ये वाला। अब x डबल डैश और x ये दोनों आपके पास किसमें हो जाएंगे, तो ये दोनों आपके पास हो जाएंगे पैरेलल में, तो पैरेलल का ढूंढ लिया 1 अपॉन x ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन x डबल डैश प्लस 1 अपॉन x, तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास कितना आंसर आ जाएगा। ओके, सो वीडियो को पोस्ट कीजिए, इसलिए नोट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा बड़ा था, वीडियो को पहले से थोड़ा सा पोस्ट करके ये वाली नोट करिए। अब देखिए 26 कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, 26 two electromagnets are made of wrapping of few turns of wire of similar nails and passing the same amount of electric current through them. The number of turns of wire wrapping over the two iron nails are in the ratio of 2:1. The strength of the first electromagnetic will be given. The two electromagnets are made by wrapping few turns of wire on a similar nail. ये वाला अगर इसके अंदर 2x जितने टर्न्स है ना, तो दूसरे के अंदर x जितने टर्न्स है। कोई बोलेगा कैसे आपको पता चला, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। देखिए, two electromagnets are made by wrapping few turns on the wire on the similar nails and passing the same amount of electric current through them. The number of turns of the wire wrapped over the two iron nails are in the ratio of the strength 2:1.
द स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी ग्रेटर, ऑब्वियसली ये वाली ग्रेटर होगी। द सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी ग्रेटर नहीं होगा, बोथ इक्वल नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज नो रिलेशन विद नंबर ऑफ टर्न्स। पहला वाला ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा ना तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अ बार मैग्नेट प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क ओनली फोर्स बोथ टॉर्क एंड फोर्स। ये जो टॉर्क है ना, ये अभी तक आपने नहीं सीखा। टॉर्क इज द फोर्स विच कॉजेस रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर आपके पास बार मैग्नेट है, ये वाला आपके पास बार मैग्नेट है। तो ये बार मैग्नेट जो है, इसको अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा ना, तो ये रोटेट भी करेगा, रोटेट करेगा और इसको फोर्स भी लगेगा। रोटेट करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर अगर रोटेट करेगा तो इसको टॉर्क लगेगा। टॉर्क इज द फोर्स विच कॉजेस द रोटेशन, है ना। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज द फोर्स which causes rotation, which causes rotation। फिर क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है, यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर 3, AB is a long wire carrying current I1 and PQRS is a rectangular loop current carrying current I2। देखिए यहां पर आपके पास करंट I1 चल रहा है और ये वाली जो लूप है ना बेटा, तो देखा बेटा आपने I1 एंड I2 बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ये I1 जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में I2 भी है ना। ये वाला आपके पास I1 I2 है ना। तो अब मैं आपको एक चीज पढ़ाऊं जो आप 12th में पढ़ने वाले हो। वो ऐसा है कि इफ टू वायर्स आर देयर, है ना, अगर ये दो वायर के अंदर करंट अगर सेम डायरेक्शन में है ना, if the current is in the same direction, तो ये दोनों वायर के बीच में अट्रैक्शन होगा। और अगर ये दो वायर के अंदर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो ना, तो ये दोनों के बीच में जो है आपके पास रिपल्शन होगा। अब आप बोलोगे उल्टा उल्टा ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आप पढ़ोगे 12th में, ये याद रखना। ये नॉर्थ साउथ वाला नहीं है, आप ऐसे मत समझना कि यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल है ना, तो ये दोनों के मतलब अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। हाँ, ये अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो मैग्नेट में। यहाँ पर करंट की बात है, यहाँ पर कौन कर रहा है, ये करंट। ये हम लोग प्रूव करेंगे कि सेम डायरेक्शन में अगर करंट चल रहा है, 12th में आपको आएगा। 12th में आप प्रूव करोगे कि इफ द टू करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पर दो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना, तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक रिपल्सन होगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों के बीच में करंट जो है सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि आर्म PQ will get attracted toward to the wire AB and arm RS will get repelled from arm RS। ओहो, तो चलिए हम लोग PQ RS भी बना देते हैं। ये वाला A और ये वाला B, ये वाला PQRS। तो arm PQ will get attracted toward to wire AB and arm RS will get repelled। हाँ, ये वाला सही है क्योंकि इन दोनों के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। arm AP and PQ will get repelled। नहीं होगा। force of arm RS and PQ will be unequal and opposite। नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 है ना, वो करेक्ट है। यहाँ पर ये डायरेक्शन में फोर्स है, यहाँ पर ये डायरेक्शन में, तो ये दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये दोनों के बीच में रिपल्सन हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये दोनों के बीच में आपके पास रिपल्सन होगा। सो ऑप्शन ओनली ए, है ना। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू फॉर एमीटर। तो एमीटर ऑलवेज रीड लेसर देन एक्चुअल करंट। Ammeter always reads more than electrical current. Ammeter always connected in series because of its low resistance, and as ammeter is always connected because of its high resistance. तो ammeter जो है ना, उसका रेजिस्टेंस लो होता है,
और उसको सीरीज में भी कनेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए मीटर जो बताएगा ना, वो ए मीटर जो है एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ए मीटर का खुद का भी रेजिस्टेंस होगा, ए मीटर का खुद का भी रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस की वजह से वो करंट को थोड़ा सा कम कर देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑलवेज रीड्स लेसर करंट देन एक्चुअल वन, एंड यहाँ पर जो है सी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, वो आपके पास करेक्ट होगा कि ये लेस करंट भी मेजर करता है, और आपके पास जो है यहाँ पर वो भी होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट कभी भी नहीं प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन यस ये करेगा, ओनली बाय परमानेंट मैग्नेट्स। इलेक्ट्रिक चार्ज वेदर एट रेस्ट और मोशन, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में होगा ना वो भी प्रोड्यूस करेगा, और ओनली परमानेंट मैग्नेट ये नहीं होगा, परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा लेकिन सिर्फ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 2 है ना, या बी ऑप्शन, वो आपके पास करेक्ट है ना बेटा। तो ये वर्कशीट नंबर 1 हमारे पास हो गया, ठीक है।